Finance and insurance. Now, introduction. As you know that we are doing the financial risk management and also insurance in this field. If natural disaster has hit your community, as you are in the flood prone area or the cyclone prone area or any other area where the natural disaster occurred, so damage may occur to your property, your home, your surroundings, or your areas where you are living, and also you will find the very big bills to recover those areas or to remove the damage over that area. So to get back that on the track, अपनी वापस ही लाइफ को उसी ट्रैक पे लाने के लिए, इफ़ यू हैव द लिविंग ऑन द नेशनल हाईवेज, तो नेशनल हाईवेज डैमेज हो जाती हैं, ट्रेन नेटवर्क्स और बिल्डिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी डैमेज हो जाता है. सो दैट टू रीबिल्ड दैट आवर फाइनेंसेस आर रिक्वायर्ड. हमें बहुत सारे फाइनेंसेस की, बहुत सारे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है टू पुट दैट मनी इन आवर होम और बिजनेस और एरियाज वेयर द डैमेजेस अकर ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर. जैसे फ्लड में क्या होता है, लोगों के घर गिर जाते हैं या उनमें क्रैक्स हो जाते हैं या उनके घरों में पानी घुस जाता है, तो जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं या एसेट्स होते हैं, दे हैव द डैमेज. टू रिड्यूस दैट डैमेज और फाइनेंशियल लॉसेज, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स कंटिन्यू जो हो रही हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए. तो एज वी नो वी आर लिविंग इन ए डेवलपिंग नेशन और यहाँ बहुत सारी डिज़ास्टर्स होती हैं और यहाँ बहुत सारे इम्पैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, डेथ टोल भी ज़्यादा होता है. नेचुरल डिज़ास्टर जैसे आपको पता है कि हरियाणा पंजाब में तो इतनी कम डिज़ास्टर्स होती हैं, ज़्यादा डिज़ास्टर्स नहीं है यहाँ. तो सिर्फ रेनफॉल भी कह सकते हैं, ड्राउट जो है वो ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं. एक 1995 में रोहतक में फ्लड्स आई थी और फ्लड जो है वो इतनी ज़्यादा प्रोन नहीं है हरियाणा के अंदर. तो अगर हम बेसिकली देखें तो बिहार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या अगर हम हिमालयन रेंजेस में जाएं तो वहाँ भी बहुत सारे अलग अलग डिज़ास्टर्स भी हैव. सो इन दोज डिज़ास्टर्स द फाइनेंशियल लॉसेज आर वेरी मच हाई, एंड टू रिमूव दैट फाइनेंशियल लॉसेज हमें क्या करवाना पड़ता है, उसके लिए बजट को या रिस्क को पहले, फिशाल बजट को पहले से जनरेट होने से पहले हमें उसको मॉनिटर करना पड़ता है. उसकी बजट की वोलेटिलिटी हमें पता होनी चाहिए. नाउ व्हाई द डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड. क्या ज़रूरत क्या है हमें फाइनेंशियल रिस्क की. तो ये एक स्टडी हुई है बेटा, उन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे लॉसेस हैं, जो हमारे नुकसान हैं, उसको डिज़ास्टर के टाइम पे कम करने के लिए देखा गया. तो कि जो लास्ट 30 ईयर्स हैं तो उनसे जो डिज़ास्टर्स हैं उनका नंबर बढ़ गया. वी हैव लोड्स एंड लोड्स ऑफ डिज़ास्टर्स, लाइक हमारे यहाँ अर्थक्वेक्स की टेंडेंसी बढ़ गई है. पिछले साल बहुत सारे अर्थक्वेक्स छोटे और बड़े हमारे रोहतक में या एनसीआर रीजन में भी हमने ऑब्जर्व किए हैं. तो बहुत सारी साइक्लोन्स आए हैं हमारे. अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो साइक्लोन्स भी आए हैं, अर्थक्वेक्स भी आए हैं, सुनामी भी. तो इस तरीके से बहुत सारे डिज़ास्टर्स जो हैं वो मतलब पिछले 30 सालों में ऑब्जर्व किए गए हैं. तो जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या आइडेंटिफाई हुआ है, वो है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमारी अनइवन है. जैसे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ तो 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमारे 1 मिलियन तक लोग रह रहे हैं, मतलब अनइवन डेंसिटी है. लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, मेट्रोज़ में इधर रहते हैं. तो बट अगर हम बात करें रूरल एरिया में तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो वहाँ इफ़ेक्ट कम है. तो अगर अर्बन एरियाज़ में देखें तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी. अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आती है, अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स की एक बिल्डिंग अगर गिरी तो उसमें लाखों लोग रहते हैं, तो कितने लोगों को नुकसान होगा, कितनी प्रॉपर्टी का, कितने हमारे एसेट्स का नुकसान होगा. ठीक है ना. तो उसी तरीके से जो हज़ार्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा, जैसे फायर्स लग जाती हैं या एक्टिविटीज़ हो जाती हैं. तो जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं यहाँ इफेक्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू द रूरल एरिया. तो हज़ार्ड जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनकी वजह से भी इनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है बेटा. तो ये हमें बहुत ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है हमारी. और अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है. अनइंश्योर्ड और इंश्योर्ड एरियाज़ के बीच में जो गैप है
उसको अगर हम कम कर दें तो नेचुरल कैटास्ट्रॉफ, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, जो इंक्रीज़ हो रही हैं उसके जो लॉसेस हैं उनकी वजह से, क्योंकि हमने लोगों ने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा। तो जिन जिन चीज़ों को जो अनइंश्योर्ड है, अनइंश्योर्ड मतलब जिनका जैसे हमारी गाड़ियाँ हैं या स्कूटर हैं या बाइक्स हैं या कोई भी हमारे एसेट्स हैं जो अनइंश्योर्ड रह गए, और अब वो कोई डिज़ास्टर आई, बाढ़ आई या कुछ है, तो आपके जो फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स गिर गए, पानी में ख़राब हो गए, तो वो अनइंश्योर्ड थे, तो उसकी कोई पेमेंट नहीं मिली, वो ख़त्म हो गया, वो लॉस हो गया। तो दैट इज़ 125 बिलियन लॉस है। और जो जबकि जो हमारा इंश्योर्ड थी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर जो लॉस हुआ वो क्या 50 बिलियन था। तो उसमें जो हमारा थोड़ा बहुत हमें मिल भी जाता है, वापस रीपे हो जाता है, या 70 30 80% का जो हमारा रिटर्न हो जाता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, एक मतलब एक मैगजीन है जो इकोनॉमिक्स के ऊपर स्टडी करते हैं, उस 2015 में बोला है कि जो इंश्योर्ड थिंग्स हैं उनका कवरेज है वो 30% से लेस में भी हमें मिल जाता है। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं दे आर मोर एक्सपोज टू द लॉसेस, उनको ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि उनके जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती रहती है, टाइम के साथ कम होती रहती है। मान लो एक आपने मशीन 2000 में ख़रीदी है सन 2000 में, और एक आप 2015 में ख़रीदी है, तो अगर कोई लॉस होता है जो 2000 वाली का हो रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी का जो हमें पैसा मिलेगा वो भी कम मिलेगा, चाहे हमने उस समय इन्वेस्टमेंट कितनी की हो। तो जो लॉसेस है वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा लॉसेस होते हैं और उनको पैसा उतना नहीं मिल पाता, जीडीपी का भी लॉस ज़्यादा होता है, और जो हमारी लाइफ है उसका लॉस भी ज़्यादा होता है। तो बेसिकली जीडीपी क्या होता है, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। हमारे यहाँ तो जितने ज़्यादा लॉसेस होंगे, डेथ होंगी, उतना भी हमारा जीडीपी क्या होगा, कम होगा। तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन द डेवलपिंग नेशन द लॉस ऑफ डेथ इज़ इंक्रीजिंग, एंड दैट्स वाई द जीडीपी इज़ ऑल्सो वेरी मच अफेक्टिंग जो हमारी डेवलपिंग नेशन है उनके कंपैरिजन में। तो नियरली 90% ऑफ द डिजास्टर्स रिलेटेड टू द डेथ्स नियर बिटवीन 1991 टू 2005 आर अकर्ड इन द डेवलपिंग नेशंस। और इन 2015 में जो नेपाल में अर्थक्वेक आया था उसके अंदर देखा कि 3% तो डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को, 25% हमारी जीडीपी जो है वो इंश्योर हो गई है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल हमारा हमारा बार ग्राफ है, उसको देखो, उसको इसको देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें दो चीज़ें हैं आपकी, एक्स जो एक्सिस है उस पर तो हमारा बिलियंस में, बिलियन डॉलर के अंदर हमारी प्रॉपर्टी का जो हमारा लॉस वो देखा हुआ है। देखो 0 बिलियन, 10 बिलियन, 20 बिलियन और 30 बिलियन। और जो एक्स एक्सिस है उसमें हमारे ईयर्स दिए हुए 1970, 1980, 1919 और 2000। तो इस ग्राफ में क्या क्लेम किया हुआ है, एनुअल ग्लोबल इंश्योरेंस डिज़ास्टर क्लेम, कि ये जो हमारे यूएस डॉलर्स के अंदर क्या क्या हमारा इंश्योरेंस का क्लेम मांगा गया है उसको बताया गया है। तो 1917 में जो क्लेम था वो नियर अबाउट 0 बिलियन के आसपास था, मिलियन डॉलर के आसपास था, जो 2000 में लगभग मोर देन या नियर अबाउट 30 बिलियन डॉलर हो गया। तो मतलब 20 फोल्ड इट इज़ इंक्रीज सिंस 1917। तो मोर पीपल और मोर इन्फो लोग जो पर्सनस हैं वो इस समय रिस्क में है, तो उनका जो इंश्योरेंस है वो भी क्लेम भी क्या हो गया, बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट की वजह से। तो लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगर हमारे पास है, अगर हमारे देश में कई लोगों ने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं की वो डिज़ास्टर के, देन रिकवरी इज़ ऑल्सो वेरी स्लो। जो हमारी रिकवरी होगी उस डिज़ास्टर के बाद, चाहे वो फ्लड्स हों, चाहे साइक्लोन्स हो, सुनामी हो, वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो रिकन्स्ट्रक्शन है घरों की, या जो हमारी मशीनरी है, या हाउस होल्ड है, या जो एरियाज़ हैं वो बहुत स्लो हो जाएगी। रिलीफ फंड जो होगा, रिलीफ अगर मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खाना कहाँ से लाओगे, तो जो रिलीफ है वो स्लो होंगे, एलोकेशन नहीं हो पाएगी, तो जो पोस्ट डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी। इसीलिए चाहे कितनी बड़ी कंट्री हो, चाहे कितनी डेवलप्ड नेशन हो, वो अपने लिए पहले से ही फंडिंग करके रखते हैं, पहले से रिस्क के लिए जो भी हमारा रिस्क होता है डिज़ास्टर का रिस्क, उसको पहले से फाइनेंशियली प्रूफ करके रखने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आती है, देन एट दैट सिचुएशन द इकोनॉमिकल एंड द फाइनेंशियल शॉक्स जो है वो क्या कर सकें, मिनिमाइज हो सकें। तो मेजर डिज़ास्टर्स में उनके पास जीडीपी लॉस क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, देन देर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द डेथ्स एंड द डिज़ास्टर्स। सो विद द डेवलपमेंट, देखो आप हम किससे कंपैरिजन करें, डेवलपमेंट से। फर्स्ट आप देखो हाईली डेवलप्ड है, हाईली डेवलपमेंट डेथ्स हैं वेरी लेस, दैट इज़ 22 ओनली पर ईयर। इफ़ यू सी टू द मीडियम दैट इज़ 145 डेथ्स, एंड इन द वेरी मच डेवलपिंग नेशन और द लीस्ट डेवलप्ड नेशंस वी हैव 1052 डेथ्स।
तो ये डेथ से ही पता लगता है कि इंश्योरेंस जो मतलब हमारी डेवलपमेंट जिन एरियाज़ में वहाँ जीडीपी जो है वो भी अफेक्ट होती है। तो जीडीपी का क्या इफेक्ट है कि जैसे कि अर्थ हरिकेन आया 1998 में होंडरास में, तो वहाँ पे 75% जीडीपी का लॉस हुआ। जबकि टर्की में जो अर्थक्वेक आया 1999 में, उसमें जो लॉस है वो 8% जीडीपी का हुआ। तो जो होंडरास है वो क्या लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, टर्की उसके बाद मीडियम में आते हैं, तो वहाँ 8% लॉस है जीडीपी का। बट अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें जो बहुत डेवलप्ड नेशन है, जहाँ पर क्या है जो जर्मनी है या जापान है, जो चाइना है, जो डेवलप्ड नेशन है, वहाँ जीडीपी का लॉस भी 1% से कम है। Then this is the graph showing the annual average number of persons killed per thousand. इसके आप एक्स एक्सिस पे देखोगे तो वहाँ पे आपको 3 or 4 types of disasters are given like floods, droughts, windstorms and other disaster which may be cyclone or the climate change. And in the x-axis we have the number of deaths like 0 yani it means in the thousand, hundreds or the thousand, then 50,000, 30,000 and 45,000. So in more than 45,000 of the death are occurring in the droughts in the developing nation. The orange color graph which is highest in the droughts, the orange color graphs is for the, it is a comparison, दो हमारे बार्स बन रहे हैं, एक जो बार है वो हमारा that is for the developed nations and that is in the blue color and the orange color graph is for the developing nation. तो आप देख सकते हैं नियरली जीरो के आसपास आपको ब्लू कलर का कोई ग्राफ दिख ही नहीं रहा ड्राउट्स के केस में। इसका मतलब वहाँ पर ड्यूरिंग द ड्राउट्स कोई डेथ ही नहीं हुई है ना, थाउजेंड्स में तो यानी कि मतलब हज़ारों में या कोई डेथ ही नहीं हुई है। फिर अगर आप देखें फ्लड्स में थर्ड नंबर पे है, सेकंड में अदर एनी अदर डिज़ास्टर जो हमारी मैं अभी आपको बता रही हूँ साइक्लोन्स वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर पे डेथ्स हैं जो डेथ टोल दिखा है अप्रॉक्सीमेटली 10 और 12 के आसपास आता है। उसके बाद है विंड स्टॉर्म, तो यहाँ पर भी आप देखें कंपैरिजन में तो हाईली डेवलप्ड नेशन में तो ब्लू कलर थोड़ा कम है जबकि अदर कंट्रीज़ में ज़्यादा है। देन द हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, हज़ार्ड में क्या होता है देयर इज़ अ पोटेंशियल डैमेज टू द फिजिकल एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटी एंड दैट में अफेक्ट द लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से लाइफ में का लॉस हो सकता है, डेथ हो सकती हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, सोशल इकोनॉमिक प्रॉपर्टी का डिसरप्शन हो सकता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है। वल्नरेबिलिटी क्या सिचुएशन होती है बेटा, ये सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें अफेक्ट हो भी सकता है मोस्टली हमारी एक्टिविटीज़ को, बट वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ सस्पेक्टेबल होता है, मतलब लाइफ का लॉस होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हज़ार्ड में जो होता है वो लॉस पक्का होता है, वल्नरेबिलिटी में हम उसमें सस्पेक्ट में आ रहे हैं कि हमारे पास हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी एक्शन हो सकता है। तो डिज़ास्टर्स में रिजल्ट टू द बोथ हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी, तो जो हमारा डिज़ास्टर है उसमें अगर हज़ार्ड हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से तो वो सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी हो रही है। तो हमारे जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उसमें हम दोनों तरीके की प्रॉब्लम में इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो हमारा मिटिगेशन हो जाएगा रिस्क का, हमारी प्रिवेंशन हो जाएगी रिस्क से, हम अपने पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। हमने अगर कोई इंश्योरेंस करवा ली है तो हम क्या कर रहे हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट्स में पे कर रहे हैं प्रीमियम को पे कर रहे हैं, उस प्रीमियम को पे करने से हमारे पास क्या आ गई, हमारे प्रिपेयर्डनेस हो गई, हमने पहले से ही पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि उस टाइम पे हमारे पास पैसा हो ना हो, हमारे पास क्या होगा, हमें प्रीमियम के थ्रू से क्या मिल जाएगा, जो पे हमारा इंश्योर्ड अमाउंट है वो हमें रीपे हो जाएगा। रिस्पॉन्स क्या रहेगा उस केस में इंश्योरेंस के टाइम पे कि आपका कितना इफेक्ट हुआ, तो जो हमारी क्लेमर्स हैं या जो हमारे लेंडर्स हैं या फॉर्मर्स हैं वो आके हमें बता सकते हैं कितना इफेक्ट हुआ, ठीक है, उसका एक्सेस कर सकते हैं लॉस का, सोशल इफेक्ट का आंसर, ठीक है। सो दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इंश्योरेंस। टुडे वी हैव द लॉन्ग अबाउट कलेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, तो हमें रिस्क को मैनेज करने के लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो मोस्टली जो कैटास्ट्रॉफ होते हैं, जितने भी हमारी नेचुरल प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीमियम को कुछ अमाउंट में पे करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा कि कितना हमारा हम पे कर रहे हैं ड्यूरिंग द डिज़ास्टर कैटास्ट्रॉफिक प्रॉपर्टीज़ और लॉस। तो लॉन्ग टर्म में हम जितना ज़्यादा पे करेंगे उतना ज़्यादा हमारे को वो वापस मिल जाता है। तो हम उससे क्या हो सकता है, हमारा जो इफ़ेक्ट होगा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का या प्रॉपर्टी डैमेज का, तो वो हमें पे हो जाएगा सीवियर कंडीशन में वेदर की या किसी भी चीज़ में, एंड इट कैन बी रीपेड। तो 20 सालों के अंदर ये देखा है कि 20% बढ़ गया है। आज के टाइम पे आज के सिनेरियो में क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जितनी भी हैं तो वहाँ पर जो रिस्क है वो डैमेज का क्या है, ज़्यादा है,
क्योंकि वहाँ पर हम इंश्योरेंस नहीं करवाते। मोस्टली कंट्रीज जो हैं वो पुअर हैं, वो वल्नरेबल हैं, वो पे ही नहीं कर सकते, उनके पास खाने का नहीं है, तो सो दैट द इंश्योरेंस नहीं करवा रहे, तो वो उसका इफेक्ट क्या होगा, रिस्क में आ गए हम लोग। रिस्क में आ गए तो हमारा क्या होगा, अगर हम कुछ हमारी कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, घर गिरते हैं कुछ, तो हमारे वो घर दोबारा नहीं बनेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इंश्योरेंस। हमारे पास एसेट्स की इंश्योरेंस नहीं है, हाउस इंश्योरेंस नहीं है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉपर्टी का डैमेज है या हमारे जो एक्टिविटी है उसका हमें कुछ पेमेंट नहीं मिलेगा, इफेक्ट पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम डेवलपिंग नेशन को देखें, डेवलप नेशन को देखें, तो उनका प्राइमरी मैकेनिज्म है, वो पहले से ही अपनी प्रॉपर्टी का एक्सेस करवा लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करवा लेते हैं, दे सपोर्ट, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता उनको, और उनको वापस पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इंश्योरेंस क्या होता है, ये माइक्रो इंश्योरेंस का मतलब छोटी छोटी चीज़ों का इंश्योरेंस कराना। तो हम क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें कैसे, जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर कंपनी है या कोई हमारा खेत का किसान है, फार्मर है, तो उसने अपनी क्रॉप यील्ड का करवा लिया, जो अपनी पैदावार है उसका करवा लिया इंश्योरेंस। तो आपकी अगर मान लो बारिश आ गई या फ्लड्स आ गई या ड्राउट्स आ गए, तो उसके केस में आपको अपना क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा आपको। तो आप वो प्रीमियम भरोगे, उसके बाद आपकी जो क्रॉप है वो इंश्योर्ड हो गई। तो उसी तरीके से लाइवलीहुड है आपके मतलब आप अपने साथ साथ अपने बच्चों को इंश्योरेंस करा सकते हो, फिर अपने एसेट्स को करा सकते हो, जैसे मोबाइल है, प्रॉपर्टी है, या कुछ भी है, पर्सनल सेफ्टी के व्हीकल्स हैं, या जो आपकी मशीन्स हैं, उन सबको हम इंश्योर्ड करा सकते हैं। तो दीज आर ऑल्सो इन द माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हमारे पास रिस्क को किया गया है कि किस तरीके से रिस्क को हम कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो रिस्क में वल्नरेबिलिटी वाले एरिया को हम 10% ले रहे हैं, पॉलिसी एंड क्लाइमेट चेंज वाले अडेप्टेशन को 10% ले रहे हैं, पावर्टी रिडक्शन सिर्फ 5% में ही रिस्क कवर कर रहे हैं उसका, क्लाइमेट चेंज के जो सिनेरियो में इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं वो 2% का इंश्योरेंस कवर है। फिर कंक्रीट प्रोजेक्ट्स के अंदर केस स्टडीज़ जितनी भी हैं उनमें 29% का रिस्क कवर है। ठीक है, माइक्रो इंश्योरेंस का जो है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो 22% हमारा इंश्योरेंस कवर आ रहा है, और जो बाकी इंश्योरेंस कवर्स आ रहे हैं वो 10% के आसपास आ रहे हैं। तो ये लिटरेचर में हमने इजीली बताया कि किस तरीके से हम इंश्योरेंस कवर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद है ये एशियन कंट्रीज़ में, कोस्टल एरियाज़ के अंदर जो भी रहती है एशियन कंट्रीज़, वहाँ पर क्या क्या रिस्क है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा हमारा डेवलपिंग नेशंस में है, तो इसमें 3 तरह के आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, येलो, ग्रीन और रेड। तो जो येलो सर्कल है वो बहुत स्मॉल है, इसमें थाउजेंड्स में ही सिंपल आपका 100 to 500 तक के बीच का जो डिप होगा, उसी में क्या होगा, आपका रिस्क होगा, उतने लोगों को रिस्क होता है, उतने लोगों की प्रॉपर्टी है उसमें डैमेज होगा। ठीक है, और जो ग्रीन वाला है वो लेस देन मतलब 1000 से लेकर मिलियन के बीच में लॉस आपका होगा, डैमेज का होता है। और जो रेड वाला बड़ा सर्कल दिख रहा है आपको, जैसे चेन्नई में, उड़ीसा में या अहमदाबाद में, तो यहाँ पर जो लॉस है दैट इज़ में अप टू द 10,000 या और 1 बिलियन पीपल आर अफेक्टेड विद द रिस्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइफून या साइक्लोन से यहाँ पर इफेक्ट होगा। उसके बाद है डिजास्टर फाइनेंसिंग इंश्योरेंस स्कीम्स, हम उसको बोलते हैं DRFI स्कीम्स। तो बहुत सारी कंट्रीज है, दे नाउ स्टार्टेड द हैविंग द पेमेंट्स टू द डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। तो मैक्सिको इज़ द वन ऑफ द सिटी विच इज़ हैविंग द पायनियर इन दिस नेशनल स्ट्रेटजी है उनकी, सो दैट दे आर फाइनेंसिंग इन दैट एंड द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरियाज और एसेट्स इन देयर कंट्री। देन पर्पस क्या है हमारा DRFI का, इफ़ यू सी टू द पर्पस, द डिजास्टर रिस्क फाइनेंशिंग एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम हेल्प्स द कंट्रीज, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, देन दे इंश्योर आवर पॉपुलेशन दैट दे आर फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड। नाउ फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि उनको हम उतनी पॉपुलेशन को या उतने लोगों को, हमें कोई अगर मान लो फाइनेंस में दिक्कत आती है, अगर हमारे घर में या प्रॉपर्टी में या कोई भी चीज़ को रिस्क होता है, तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग एनी डिजास्टर दैट कैन बी हमें रीपे हो जाएगा, दैट इज़ नॉट अफेक्ट अस, जो हमारे को फाइनेंसिस हैं उसकी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो थ्रू फंडिंग और एक्सपर्टाइज ऑफ द DRFI, जो हमें फाइनेंशियल एक्सपोर्ट देती है, हमें फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है,
दैट सपोर्ट द कंट्रीज़ कि वो इम्प्लीमेंट करें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को एंड इंक्रीज द एबिलिटी कि जो लोकल जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जैसे कि हरियाणा के अंदर है कोई लोकल गवर्नमेंट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो दोनों को पैसे मिल जाएं। लोकल गवर्नमेंट भी पैसे मिल जाएंगे तो वो हमारे लिए हेल्प करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसका अपना अलग बजट होता है फाइनेंशियल, उसकी वो होती हैं पावर्स होती हैं जिनके थ्रू वो हमें इंक्रीज करके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो उन स्ट्रेटजीज़ के थ्रू, जैसे अभी कोविड-19 में आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग पैसे दिए और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको अलग से मिलते हैं। तो उस तरीके से जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक की टीम्स होती हैं जैसे, तो वो क्या करती हैं, एबिलिटी बढ़ाती हैं, उसके बाद वो कुछ पैसे को होम ओनर्स को, बिजनेस वालों को या उनको देते हैं ताकि लोअर इनकम ग्रुप वालों को, ताकि उनको डिज़ास्टर में प्रॉब्लम ना आ सके। तो DRFI के क्या क्या इनिशिएटिव रहे हैं इंडिया के अंदर कि लीडिंग पार्टनर है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, ताकि उनको जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनकी पहले पॉलिसी होती है कि वो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे उन एरियाज़ में, उन एसेट्स को देंगे। तो ये इट इज़ ए वी कैन से दैट जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंश्योरेंस, जो इनकी जो विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्पिटिटिवनेस एंड इनोवेटिव ग्लोबल प्रैक्टिस के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल है। फिर DRFI जो है वो 2010 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसका मेन पर्पस क्या था बेटा कि हम किसी तरीके से अपनी फाइनेंशियल जो रिसाइलेंस है, जो हमारी कमियां हैं फाइनेंशियल, उसको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, ताकि गवर्नमेंट को, या जैसे अब देखो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होगा तो आगे कैसे देगी, तो वो फाइनेंशियल पैसा उसके पास कहाँ से आएगा, जब या तो हमारे पास लोकली हो, हमारे देश के अंदर इतना पैसा हो कि हमें बाहर से लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। बट ऐसा नहीं है, ड्यूरिंग डिज़ास्टर हमारे पास जो हमारे पैसा होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बजट हमारा हर चीज़ का फिक्स्ड है, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ हमारा बजट भी क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पर्सन ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनकी डेथ की वजह से, हाउस होल्डर वजह से, नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, तो इसीलिए 2010 में विद द सीन इन द GDP लॉस, उसको रिकवर करने के लिए हमारा DRF का इनिशिएटिव है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 4 एरियाज के थ्रू फंक्शन करता है, और इनके फंक्शनिंग को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू फाइंड आउट द एबिलिटी ऑफ द नेशन और द लोकल गवर्नमेंट्स और द होम ओनर्स, बिजनेस पर्सनस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको दे सकें गवर्नमेंट, और फिर वो अपनी जो लो इनकम वाली जो पर्सनस हैं वो इस पैसे को यूटिलाइज़ करें, और वो अपनी जो एरियाज़ हैं जहाँ पर वो डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी का, लाइफ का या चीज़ों का, उसको मिनिमाइज़ कर सकें। तो द 4 ways आर देयर। सोवर्जियन फर्स्ट इज़ सोवर्जियन डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंस, देन मार्केट development, then analytics for third one, and the fourth one is the knowledge management and the global partnership. सोवर्जियन डिज़ास्टर रिस्क में क्या होता है कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्स को देखा जाता है पहले से ही कि कितनी क्या क्या हमारी गवर्नमेंट के पास क्या क्या पैसे हैं, और क्या क्या वो आफ्टर डिज़ास्टर एक्टिविटीज़ के थ्रू उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, फंडिंग की कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट हो सकती है, कौन कौन सी उनको जो बिल्डिंग्स हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर उनको रिस्क में आते हैं, और जो अगर हम उनको मिनिमाइज़ कर सकें उनके रिस्क को, ताकि विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ द फाइनेंस इम्बैलेंसेस हम उनको पैसा प्रोवाइड कर सकें उन गवर्नमेंट्स को या उन इफेक्टेड एरियाज़ को। देन मार्केट डेवलपमेंट में आता है कि हम मार्केट को किस तरीके से स्ट्रेंथन करें, किस तरीके से हम अपनी मार्केट्स में पॉलिसीज़ बनाकर लोगों को भेजें, ताकि जो एनवायरनमेंट इस तरीके का हो कि लोगों का पैसा डूबेगा नहीं मार्केट में ड्यूरिंग एनी डिज़ास्टर, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से जैसे शेयर बाजार लुढ़क जाता है डिज़ास्टर के टाइम पे, या कोई ऐसी एक्टिविटी आती है कि पैसा जो कमज़ोर हो जाता है वो ना हो, GDP लॉस ना हो, हमारी जो प्रॉपर्टी है या जो हमारा एसेट है या जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं वो मेंटेन रहें ड्यूरिंग द डिज़ास्टर या ऐसे फेज़ के टाइम पे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिक्स जो है वो स्ट्रेंथन करता है कैपेबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के भी, वो किस तरीके से डिसीजन लेती है, और एनालाइज करते हैं कि जब पिछले साल आई थी या उससे पहले कभी आई थी तो कितना कितना रिस्क में थे हम, और आज कितना रिस्क में है, रिस्क कितना इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, और फाइनेंसिस में क्या क्या रिस्क हो सकता है, या जो साउंड फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ वहाँ पे हमें लगाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे वो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, क्या है हमारे फ्यूचर स्कोप्स हैं उसको देखने के लिए।
Last but not the least is the knowledge management and the global partnership, which is more important because stakeholder जो लोग वहाँ पर नीडी लोग हैं या जो एरियाज हैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर ग्लोबल पार्टनरशिप उनको इन्फॉर्मेशन दे या बताए कि हम किस तरीके से फाइनेंशियल रिसलेंसल करेंगे। अगर कोई चीज़ जैसे मालूम है डैम है, डैम टूट जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जैसे साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो साइक्लोन्स को कैसे हम कवर कप करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसी चीज़ों को हम वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं मार्केट में नॉलेज बता के उनको बढ़ा के किस तरीके से। द एम ऑफ द DFRI डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंशियल इंश्योरेंस का क्या क्या एम है, ये तो बड़ा क्लियर सा है कि बेटा वो अंडरस्टैंड करते हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी बता रही थी मैं। जैसे नाम से ये कि डिज़ास्टर रिस्क फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस, तो उसको क्या करेंगे, एसेस करेंगे महीनों के लिए कि कितने टाइम तक, कितने दिनों तक, कितने 20 दिनों तक आप अपना पैसा सरकार को वापस दे सकते हो किसी भी ट्रबल सिचुएशन में, किसी भी डिज़ास्टर के सिचुएशन में, ताकि जो लोन है वो रीपे हो सके या वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोबारा से रीगेन कर सकें अपनी अमाउंट को या अपने एरियाज़ के अंदर के। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आता है बेटा क्या 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 इनका बीच का वो है रिलेशनशिप है डिज़ास्टर्स और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करें और उसको मैनेज करें, अंडरस्टैंड करें कि कितना रिस्क आ रहा है ड्यूरिंग द, और उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कितना रिस्क तक हमारी जो एजेंसीज़ हैं, हमारी लोकल बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट्स हैं वो मेंटेन कर सकती हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिक्वायर द more access to the financial outputs or inputs. Then the risk reduction जो है that avoids a new risk and reduces the risk of the society through the greater disaster risk reduction कंसिड्रेशन इन द पॉलिसी एंड द इन्वेस्टमेंट्स। प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ हमें जाकर दोबारा से ट्रांसपोर्ट मेजर्स करने हैं या ट्रांसपोर्ट से लोगों को न्यू एरियाज़ पे पहुंचाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए इम्प्रूव्ड क्वालिटी के लिए हमें डेवलपिंग फोरकास्टिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि हम बचा सकें अपने प्रॉब्लम्स को, उससे हम बच सकें, फाइनेंशियल रिस्क को हम मेंटेन कर सकें। देन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल की, गवर्नमेंट्स के पास पैसा होना ज़रूरी है ताकि वो आगे दे सके ड्यूरिंग द रिस्क, किसी भी डिज़ास्टर के टाइम पे वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को या प्राइवेट अंडरटेकिंग को पैसा दे सके, सो दैट वो यूटिलाइज हो सके। जैसे भी कोविड टाइम में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए हमने गवर्नमेंट ने बहुत सारे दूसरे लोगों ने बहुत सारी हेल्प की है। तो डायरेक्ट पैसा ना डाल के हम इनडायरेक्टली दूसरा डाल सकते हैं। जैसे भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि वहाँ पे कीनिया में डायरेक्ट 2000 लोगों को घर दिया गया, उनको बेनिफिट दिया गया। पर ज़रूरी नहीं है कि कुछ एरिया में इकट्ठा बेनिफिट दिया। जैसे कोविड टाइम में जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उनको पैकेज दिए गए पर डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में पैसे नहीं आए, उनको अगर घर चली गई, प्रॉपर्टी चली गई, तो उनको अफेक्ट हुआ है तो उसका वो उन्होंने मांगा ब्यौरा, बट दैट इज़ नॉट कि उनको डायरेक्टली हम इफेक्ट कर रहे हैं। देन रीसेल एंड रिकवरी का मतलब ये है कि कितने टाइम तक उनको बिना कुछ दिए उनकी रिकवरी हो सकती है, कितने टाइम तक उनको हमें एक्सटर्नल आउट हेल्प करनी पड़ेगी, चाहे वो फूड की है, प्रॉपर्टी की है, खाने की है, हर चीज़ के लिए हमें क्या क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। देन केस 1 में हम कहते हैं कि कौन कौन से ऐसे पीपल हैं जिनको अपना पता ही नहीं कि उनके अकाउंट में जो पैसे थे वो कहाँ गए, या क्या क्या उनके घरों में से जो टूट गया, ख़राब हो गया, ये सर्विस नहीं चल रही है, माइक्रोवेव नहीं चल रहा, या कोई भी एक्टिविटी है वो नहीं है अगर, तो कंपनीज कितना टाइम लेंगी आप तक पहुंचने के लिए, ठीक करने के लिए, क्या क्या आपको फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, क्रेडिट कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, कौन कौन सा लोन आप ले सकते हो। कुछ सेकंड केस के अंदर ये है कि कुछ पीपल्स को ये नहीं पता होता कि उनका जो लैंडर है या सर्विस प्रोवाइडर है या जो लोन लेने वाला है वो आपका पैसा कितने टाइम तक अगर आपने वापस नहीं किया, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी चली गई है, तो सडनली जो ड्यू बन गया है उस ड्यू की पेमेंट आप कब तक कर सकते हो। तो समटाइम्स सम ऑफ द बोरोवर्स जो होते हैं वो आपको डिले के लिए भी अलाउ कर देते हैं। उनको पता है कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आप वहाँ डैमेज में है, या आपका घर टूट गया है, या आप कोई सी रिस्क में आ गए हैं, तो दे विल पे सम टाइम टू यू विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी एक्स्ट्रा रीपेमेंट, कि आप अपना पेमेंट जो है वो कुछ ही टाइम के बाद कर सकते हैं। जैसे कुछ डेट बाउंड कर देते हैं कि इस तारीख तक आपने पैसे जमा कराएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट लोन और द लेंडर टाइप टेम्परेली रिड्यूस और सस्पेंड योर रीपेमेंट्स
एंड दिस इज़ कॉल्ड एज फॉरबिडेंस। इसको हम फॉरबिडेंस बोलते हैं, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को अपने लोन को कुछ टाइम के लिए मॉडिफाई कर देता है। तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे होता है। फिर उसके बाद है कुछ पीपल्स के पास ट्रबल होता है कि फाइनेंशियल कंपनी जो है उनकी उसमें आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आपकी कोई कंपनी है कुछ है तो वहाँ पर आपको कोई डिज़ास्टर रिलीफ पॉलिसी में नहीं लिया गया, तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आपको डिज़ास्टर असिस्टेंस नहीं मिल रहा, आपको पैसे नहीं मिल रहे, आपके या घर नहीं मिल रहा, घर का आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मोर्टगेज वगैरह या लोन वगैरह आप कहाँ से लें या कागज़ पर कैसे करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 4 में सम पीपल आर इम्पेक्टेड विद द नेचुरल डिज़ास्टर, उनको इम्पैक्ट तो हो गया बट दे उनके अकाउंट अभी क्या हो गए, ओवरड्रान हो गए। ओवरड्रान में क्या होता है कि बेसिकली जब बिजली कई दिनों तक नहीं आती या फ्लडिंग सिचुएशन रहती है, तो जो पेमेंट गई होती हैं उनके बैंक अकाउंट में, चाहे वो क्रेडिट हुई हैं कुछ है, तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट है, तो वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के आगे असेस नहीं होती हैं, तो वो उनके ऐसा लगता है कि उनके अकाउंट में चलेगी। ओवरड्राफ्ट हो गई फीस वगैरह, तो वो भी चेक करनी पड़ती है प्रायोरिटी से, ताकि उन तरह के ओवरड्रा ना हो सकें अकाउंट्स। उसके बाद एक पॉलिसी और पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्टेप इन विच द रिस्क इज एक्चुअली मॉनिटर्ड बाय द DFRI पी जो एजेंसीज हैं, जिसमें न्यूट्रल ब्रोकर जो होता है दैट ब्रिंग्स टुगेदर द एक्चुअली family members or the persons and also the your team of DFRI that risk manages the risk and supports the implementation of the financial problems or instruments during the pre और post disaster। इंडस्ट्रीज इंगेज रहती हैं, जितनी भी रिस्क प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी मॉडलिंग या करती हैं, इंश्योरेंस करती हैं, ताकि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स हैं या एसेट्स हैं वो दोबारा से फाइनेंशियली एब्सेंस में भी या फिर आफ्टर दैट दे कैन ऑल्सो बी got into this thing, and their modeling or risk modeling or the reinsurance or the investment is done, so which is very important as in done Asia Pacific European 2020 area. Now in this slide you can easily see the pre and post disaster management through the pre and post disaster management through the we can say that DFRI programs, in which the pre disaster you can access the risk actually, क्या वट आर द रिस्क, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, किसी रिस्क को आप पहले से ही एक्सेस कर लें, पहले से ही पता लगा लें। उस रिस्क को पता लगाने के लिए आप क्या करते हैं, फाइनेंशियली रिस्क के लिए आप क्या करते हैं, डिज़ास्टर को जाके देखते हैं कि क्या क्या आपकी घर आपका कौन सी मंजिल पे आपको क्या क्या रिस्क हो सकता है, कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है पानी की, या ये जो भी आपका डिज़ास्टर रिस्क है उसको हम पहले से ही फंडिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो फंडिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से इंटीग्रेट करोगे आप डिज़ास्टर रिस्क पॉलिसी को, फिशल मैनेजमेंट को, तो वो इम्पोर्टेंट है। कैसे आप आफ्टर द डिज़ास्टर बजट को इकट्ठा करोगे, या मार्केट से पैसा उठाओगे, या आप इंश्योरेंस जो पोस्ट डिज़ास्टर इंश्योरेंस है वो पैसा कहाँ से आपको मिल सकता है, स्टेट गवर्नमेंट देगी या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, उससे आप कैसे अपना मतलब पहले से ही आपको क्लियर होना चाहिए कि फंडिंग कहाँ से मिलेगी, जो कि सिक्योर होनी चाहिए। फिर पोस्ट डिज़ास्टर के अंदर क्या होगा कि एस्टेब्लिश द एडमिनिस्ट्रेशन पावर, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके, मॉनिटरिंग कर सके फंड्स को, पैसों को आपके तक पहुंचा सके, ताकि आप कम उसमें आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सको। इन द लास्ट केस देयर इज़ अ रिड्यूस फाइनेंशियल रिस्क, जो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने फाइनेंशियल रिस्क को ही रिड्यूस कर दें, चाहे वो लाइबिलिटीज़ की टर्म में है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी की टर्म में है। देन बेनिफिट्स ऑफ DRFI, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स। मैंने कहा जब स्पेशल बेनिफिट्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द मोस्ट बेनिफिटेड सेक्टर इन इंडिया, in which the 34 million of Indian farmers are get secured by this instrumental machines. Here they can have the very much गुड इंश्योरेंस कवर थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आपकी जो क्या कहते हैं फसल खड़ी हुई फसलों में जितना पानी आया डैमेज हुआ, जो बिना एक्चुअल वहाँ गए हुए GPS एनेबल्ड सिस्टम के थ्रू वहाँ पर सेव हो जाता है, और जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं और उसको देख कर अप्रूव कर सकते हैं, एंड देयर इज़ नो नीड टू गो टू दैट पर्टिकुलर एरिया और वहाँ पर जाकर परेशान होने और इधर उधर घूमना। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, GPS एनेबल मोबाइल फ़ोन से वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू इम्प्रूव करके अपने क्या कर सकते हो, क्लेम्स ले सकते हो एफिशिएंसी के। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा बेनिफिट है DARFI का।
ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या क्या रीसाइलेंट लाइवलीहुड्स, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अपने लाइवलीहुड्स को, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होती हैं उनको बढ़ा लेती हैं। जो गरीब परिवार हैं उनको खाना या उनको राशन या उनको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइवलीहुड रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कीनिया ने अपने वहाँ पर जब ड्राउट की सिचुएशन आई तो 2 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर उन्होंने ड्राउट में खाना प्रोवाइड करवाया। तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट नॉट एज द नीड ऑफ द इंश्योरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इंश्योरेंस और मोर इंश्योरेंस इन द डेवलपिंग नेशंस एंड द developed nations. Then DRFI, then benefits of DRFI, the main functions of the DRFI, the functions is to maintain the resilience and the financial assistance to the house owners, then builders and all other local populations over there. Then why the need of the financial insurance is required in the disaster management, the insurance and disaster risk management properties over there. And also this slide also explains you the pre-disaster and the post-disaster financial risk also and needs. Hope you understand this important topic, and if you have any doubts you can ask me directly and give your problems too.